स्टार्ट करो। सभी 12th वाले का फिर से स्वागत। और मैं ऑनलाइन वाले को रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड के हिसाब से परफेक्ट टीचिंग रहेगा, परफेक्ट आपसे मैं तैयारी करवा लूँगा। ऑनलाइन में इतनी तैयारी नहीं होगी, तो जो लोग ऑनलाइन हैं आज, तो कल से ऑफलाइन आएंगे, ये रिक्वेस्ट है। सबको सुनाई आता होगा। 12th के लिए सुनो, मैम ने आपको थ्योरी शुरू किया था, बराबर है, फाउंडेशन के हिसाब से। अभी बेसिक का देखो, मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स है ना, फाइनल अकाउंट्स के पार्टनरशिप फर्म है, बराबर है, इसके वर्ड्स अलग आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी थोड़ा सा रनिंग में लेते हैं अपन, बराबर है। बुक्स में आपको नहीं मिलेगा शायद, मैम ने कुछ वर्ड्स लिए हैं, बराबर है ना, मैंने भी देखा है। तो थोड़ा सा स्पीड से लेंगे अपन। आप बुक्स में ना देखते हुए ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो इट विल बी बेटर सबके लिए, ठीक है ना। पार्टनर पता है आपको, अ पर्सन, अंग्रेजी साथ में पढ़ेंगे तो और भी बेटर रहेगा। चलो पढ़ो। अ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स अमाउंट फॉर द बिजनेस ज्वाइंटली। पार्टनरशिप फर्म, an organization who makes an agreement between two or more persons for operating the business or profession. त्याला मराठीत म्हणतात भागीदारी संस्था। आप बैठे अभी जो भी लोग हैं 12th के, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब 15-20 लोगों ने मिलकर इकट्ठा आ गए, पार्टनरशिप फर्म बनाया। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या तो लॉयर से आपको बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड। उसमें कैपिटल होता है हर पार्टनर का, हर पार्टनर का कैपिटल अलग अलग भी होता है, जरूरी नहीं सेम होना चाहिए। पढ़ो। अमाउंट कॉन्ट्रीब्युटेड फॉर बिझनेस बाय पार्टनर्स, भागीदारांनी व्यवसायात आणलेली रक्कम, पैसे, बताया मैम ने, बताया शायद है। पार्टनर्स ड्राविंग्स, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ड्राविंग देखा, वो पर्सनल ड्राविंग था प्रोपराइटर का। ऐसा ही ड्राविंग किसका रहेगा? पार्टनर लोगों का। हर पार्टनर को बिजनेस में थे घर पे पैसे ले जाने की अनुमति होती है, अप टू सम एक्सटेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्टनरशिप डीड। स्टैम्प पेपर पर आपको आपके रिलेशन के हिसाब से डीड बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड भागीदारी संस्थेचं करार पत्रक। पढ़ो। द एग्रीमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर्स containing the terms and condition among them. It may be written or oral. जनरली रिटर्न ही होता है, ओरल पार्टनरशिप कोर्ट में चलता नहीं, बराबर है। हाँ, भागीदारीचे करार पत्रक स्टैम्प पेपर पर, पार्टनरशिप डीड। आपको इको ओसी एसपी में भी ये वर्ड आएगा। आगे एसेट्स, थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, प्रॉपर्टी और इस्टेट, मालमत्ता, संपत्ति, आपके नाम की, पिताजी के नाम की, मम्मी के नाम की, फिक्स एसेट। लाइबिलिटीज का मतलब फिर से वही, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन टू पे मनी और डेब्ट्स। किसी से उधार पैसा लिया है, आपको वापस देना है, देना लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के टाइप्स आएंगे अभी, बहुत सारा मटेरियल अपने पास में है। 12 को बोर्ड के हिसाब से लगने वाला सभी मटेरियल है पीपीटीज में, व्यवस्थित एक्सप्लेन होगा, बाद में रिपीट भी होगा, सेंटेंस आएंगे। सिर्फ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्लास डुबाने का नहीं, क्लास बुडवायचा नाही, किती इच्छा झाली तरी। आया समझ में? आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक को आपको 95 प्लस मार्क्स होना,
ये समझ के चलो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, लेकिन ऑनलाइन वाले को फिर से रिक्वेस्ट है कि वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो, बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि अपन ने जो बुक्स बनाए बाकी जो कुछ चीज़ें है वो सामने मुझे बताना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कैरेज, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कैरेज, देखो कैरेज के दो टुकड़े हो गए, इनवर्ड और आउटवर्ड। सुनो, आपने दिल्ली से माल खरीदा, ट्रक वाले को 50,000 रुपए दिए। देखो इधर, आपने माल खरीदा मतलब माल दिल्ली से पुणे में आ गया, आपके दुकान में आ गया, गोडाउन में आ गया, शॉप में आ गया, मॉल में आ गया, तो ये खरीदने का खर्चा आहे, खरेदी केलेल्या मालाचे वाहतूक भाडे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स परचेस्ड, जो आपने माल खरीदा था ना उसका ट्रांसपोर्ट दिया आपने। दोनों का डिफरेंस समझ लो, क्योंकि आगे चल के फाइनल अकाउंट में इसकी जगह अलग है, इसकी जगह अलग है, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। इनवर्ड मतलब अंदर आने वाला माल, आउटवर्ड मतलब बेचा हुआ माल, विकलेला माल बाहर जातो। सपोज बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं ना, वो बोलते कि आप एड्रेस बोलो, लिस्ट बोल दो हमको व्हाट्सएप पे, पैसे डालने के बाद में वो लोग आपके घर माल पहुंचाते हैं उनके व्हीकल से। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स सोल्ड, विकलेल्या मालाचे वाहतूक भाडे। इधर देखो, मुझे दोनों के बारे में क्या बोलना है। ये खरीदी का खर्चा है, ये आप बोलेंगे ये काय का खर्चा है, बिक्री का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड इज सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड इज परचेस एक्सपेंस। देखो खर्चे में का दो डिफरेंट हो गए। माल बेचा, जनरली सीमेंट है ना, सीमेंट या तो बिल्डिंग मटेरियल, यदि पूरा ट्रक खरीदा बिल्डर ने तो कंपनी के ऐसे रूल्स है कि उनके साइट पे जाके डिलीवरी होती है माल की, कंपनी के खर्चे से। कंपनी माल बेचता और साइट तक पहुंचाने का खर्चा भी कंपनी करती है। ये खर्चे को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स which is sold by company is called as carriage outward. आउटवर्ड मतलब बाहेर जाणारा माल आणि इनवर्ड मतलब आने वाला। इनवर्ड म्हणजे खरेदी केलेला, आउटवर्ड म्हणजे विकलेला। ये खरीदी का खर्चा है, समझ में आ गया क्या पक्का? ये बिक्री का खर्चा है। आगे चलते हैं, बहुत सारे नाम दिए इसको, जैसे घर पे तुम्हारे नाम होते हैं, मम्मी पापा अलग नाम से बुलाते, दोस्त अलग नाम से बुलाते, बराबर है, सहेली अलग नाम से बुलाती है, रिश्तेदार अलग नाम से, लिविंग सर्टिफिकेट पे दूसरा ही नाम आता, वैसे ये नाम है। देखो इधर क्या क्या है, ट्रेड, सन्ड्री, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस। बहुत इंपॉर्टंट पॉइंट आहे। सगळ्यांचा अर्थ काय? किरकोळ खर्च, स्मॉल खर्चा। जनरली 12th के लिए, 11th के लिए किरकोळ खर्चा मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, फॉर एग्जांपल टी, नाश्ता, स्नॅक्स, क्लिनिंग चार्जेस, टिप्स वगैरह वगैरह, एकदम छोट्या खर्चांना। तुम्ही 11th मध्ये पेटी कॅशबुक शिकले होते? किती लोकांना माहिती आहे पेटी कॅशबुक? हँड रेस करा। अच्छा, त्याच्यात असलेले किरकोळ खर्च, पण याला एवढे नावं दिलेले आहेत, हे नावं फायनल अकाउंटमध्ये येतील। ट्रेड एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये सभी नाम आएंगे, सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, ये वर्ड आप बाद में लिखने वाले हो, आपको घर पे भी ये पढ़ते आएंगे। आगे चलते हैं। ये 11th में नहीं था, 12th में आया। हाँ, अभी आपके दोनों आइटम लिखे मैंने, इसलिए समझ में आने की संभावना है। इंपोर्ट ड्यूटी नीचे दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट मतलब परदेशामधून इंडियात माल आणला, फॉरेन से इंडिया में माल लाया, तो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स है
त्याला म्हणतात इम्पोर्ट ड्यूटी. वो कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं उसको. कस्टम ड्यूटी दो टाइप की, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. टैक्सेस पेड फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज इन इंडिया. मराठीत काय म्हणतात त्याला? आयात कर. आयात मतलब इंडिया में माल लाया फॉरेन से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. नीचे दिया है, पढ़ेंगे आप. बोलो. एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी. पढ़ो साथ में, सब पढ़ेंगे ना, प्लीज प्लीज शर्मा मत. टैक्सेस पेड फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू आउटसाइड कंट्रीज फ्रॉम इंडिया. निर्यात कर. इंडिया में से सपोज आचार है, क्लॉथ्स है, फॉरेन में आपने भेजे. कुछ लोग किसके बेटे रहते, पोते रहते, भाई रहते, तो इधर से कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं. चलो भाई, फैमिली के हिसाब से चीज इधर रहती हो 2000 की, टैक्स आता 8000, मतलब वो 2000 की चीज उधर कितने में हो गई? 10,000 में. टैक्सेस लग गए. अभी फिर से मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं 12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं अभी. इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, हा खरेदीचा खर्च, हा विक्रीचा. ऊपर का माल खरीदने का, नीचे का माल बेचने का खर्चा है. दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है सब लोगों को? इंपोर्ट खरीदीचा खर्च, माल बेचने को लाया ना आपने फॉरेन से लैपटॉप लाए बेचने के लिए, खरीदा. आपने फॉरेन में बेचने के लिए माल भेजा आउट ऑफ इंडिया, टैक्सेस भरने पड़े. उसको क्या बोलेंगे आप? एक्सपोर्ट ड्यूटी. ये बेचने का खर्चा है. देखो आगे चल के ये ट्रेडिंग में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जो कल ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. ये मीनिंग आपको समझना जरूरी है. आइटम आने के बाद में मैं समझाऊंगा, हर प्रॉब्लम छुड़ाएंगे तब भी समझाऊंगा. बोर्ड के हिसाब से अपन ने बुक तैयार किया है 2 वॉल्यूम में. घर पे छुड़ाने का सेल्फ स्टडी का अलग है, बहुत सारी तैयारी के लिए रिवीजन अलग है. ये सभी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा. आपने एक बार आपका एडमिशन पक्का किया, फीस पेड किया, तो मैम से ये सब मटेरियल आपको मिलने वाला है. आपको सिर्फ रजिस्टर लगेंगे, टेक्स्ट बुक लगने वाले नहीं. टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा है. बोर्ड की तैयारी के हिसाब से मटेरियल है अपने पास. मेरा बोलना समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेक्स्ट बुक लेने की आवश्यकता नहीं. आगे चलते हैं. ये बैड डेट्स वही बताया. कस्टमर डेट्स विच आर नॉट रिकवरेबल. बुढ़ालेले पैसे किंवा बुढ़ालेले उधारी. आपने उधार माल बेचा, कुछ पैसे डूब गए या तो पूरे डूब गए, बराबर आहे ना? बुडालेल्या पैशांना काय म्हणतात? बॅड डेब्ट्स. बोला एकदा, काय म्हणतात? बॅड डेब्ट्स. बोला एक बार, बॅड डेब्ट्स. राइट. नेक्स्ट वन आरडीडी. बैड डेट जैसा ही है. साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद में समझ में आया, जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लिस्ट भी मांगती है कभी कभी कि भाई आपके कस्टमर में से जो लिस्ट आपने दिया कस्टमर की, इसमें से कौन डुबाने वाला है, कितने पैसे डुबाएगा. दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डाउट है, क्या डाउट है कि पैसे देगा या नहीं देगा, बराबर है? तो इसको बोलते हैं आरडीडी. पढ़ेंगे आप. स्टार्ट. कस्टमर्स डेब्ट्स which can be converted into bad debts in future, that is reserve for doubtful debts. इसको बैड डेट्स रिजर्व भी बोलते हैं. आगे क्या बोलते हैं? आएगा, अपन जब प्रॉब्लम छुड़ाएंगे ना, नए नए नाम आएंगे, तब मैं आपको और सिंप्लीफाई कर दूंगा बुक पर. भविष्यात बुडणारी उधारी. सपोज मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक मैंने 10 कस्टमर की लिस्ट बनाया, 10 लोग मिलके 1 लाख रुपए का उधार है. समझ में आ रहा मेरा? 1 लाख रुपए की उधारी है.
साल खत्म होते ही ध्यान में आ गया कि अरे इसमें से 1 लाख में से ये XYZ आदमी 10,000 देने वाला नहीं, उसने नहीं बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, जाओ, डूब गए पैसे। क्या बोलेंगे उसको आप? बैड डेट्स। साल खत्म होने के बाद ऐसा समझ में आया, कौन है देख लो प्लीज, एक बार देखो, 1 मिनट, कौन है? नहीं, ठीक है। साल खत्म होने के बाद समझ में आया कि एक 5,000 रुपए जिसका माल उधार बेचा है, वो आदमी का डाउट है फ्यूचर में पैसे देगा या नहीं देगा, उसको बोलते आरडीडी। जब फाइनल अकाउंट छुड़ाएंगे ये दो वापस आने वाले। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, आता सांगितलं आगीने झालेलं नुकसान। फैक्ट्री में गोडाउन में आग लग गई, पढ़ो, स्टार्ट। गुड्स ब्रोक आउट इन शॉप और फैक्ट्री और गोडाउन। डेप्रिसिएशन, ऍसेट वापरल्यामुळे झालेलं नुकसान। कोणतीही फिक्स ऍसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर वैन, या फिक्स एसेट है। आपको मैं ये भी बताऊंगा फिक्स एसेट कौन सी होती है, करंट एसेट कौन सी होती है, दोनों अलग अलग रहेंगे, बराबर है। तो ये एसेट यूज करने के बदले में उनका जो रिडक्शन होता है वैल्यू का, जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दैट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज, दैट इज वियर एंड टीयर, वापर, वस्तु वापरल्यामुळे झालेलं नुकसान। बहुत बार आपके पास में आपकी प्यारी साइकिल भी होती है, बराबर है। 8,000 की साइकिल लिया, साल भर यूज करो, उसकी कीमत 8,000 रहेगी? नहीं। सपोज 1,000 कम हो गई, तो 1,000 को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन, बराबर है। घसारा, चीज, नुकसान, लॉस। गुडविल, शायद पता है आपको, सांगतात। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? जनरली गुडविल का मीनिंग व्यापारी ने बिझनेस में कमाया हुआ नाम, व्यवसायात कमवलेलं नाव, त्याला गुडविल म्हणतात। पण 12th मध्ये ते गुडविल पैशांच्या स्वरूपात मोजलं जातं, मनी में काउंट करते हैं। पढ़ेंगे पहले अपन। रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस अर्न बाय ओनर इन टर्म ऑफ प्रॉफिट्स मेड विद इन लेटेस्ट सम प्रीवियस ईयर्स। हम लोग 11th में क्या बोलते? नाम कमाया आपने, व्यापारी ने अच्छे तरीके से। नाम कमाने को सालों लग जाते, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तब नाम होता है। अकाउंट्स में गुडविल पैसे में गिने जाता, पैशांमध्ये मोजलं जातं। आपने लेटेस्ट पिछले 2-3 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर से आपका गुडविल पार्टनर लोग आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं। कमवलेलं नाव, कमवलेला पैसा, कमवलेला प्रॉफिट। मीनिंग कळलं? प्लीज। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, अभी बताया था वही है। अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ सेविंग इनटू शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट, लैंड, प्लॉट एक्सेट्रा। ये फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते आएंगे। वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही केलेलं सेविंग, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक। नेक्स्ट, कॉपीराइट। 3 इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। इनटेंजिबल एसेट्स है। मैंने इसका मीनिंग इंग्लिश
हिंदी मराठी तीनों में लिखा है, व्यवस्थित एक्सप्लेन करेंगे अपन। पहले पहला देखते हैं, चलेगा? चलो कॉपीराइट पढ़ेंगे, प्लीज स्टार्ट। द लीगल राइट टू बी द ओनली पर्सन हु मे प्रिंट, कॉपी और परफॉर्म एक्सेट्रा ऑफ ओरिजिनल। आगे पढ़ लो, मीनिंग इजी हो जाएगा। किसी पुस्तक का या गीत का या कंप्यूटर प्रोग्राम का छापने का, प्रतिलिपि बनाने का कानूनी अधिकार। पुस्तक, गाणे, संगणक प्रोग्राम इत्यादि मुद्रित किंवा कॉपी करण्याचा कायदेशीर अधिकार। अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं। कॉपीराइट्स बोलते पता है आपको। अभी अपना जो मटेरियल है, हमारा मटेरियल कोई कॉपी नहीं करेगा। यदि किसी ने कॉपी किया तो उस पर बाकायदा कोर्ट में केस कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। कॉपी नहीं करते। आप लोग गाने सुनते हो, ऑर्केस्ट्रा वाले गाने बजाते हो, आप लोग भी गाने रिकॉर्ड करते हो, गैदरिंग में गाते हो। एक्चुअली सब इलीगल है। कॉपीराइट्स उसके मेन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पास में होता है। उनको कॉपी करना है तो आपको उनसे राइटिंग में पैसे देकर कॉपीराइट्स लेना पड़ता। कॉपी करण्याचे अधिकार, त्याला कॉपीराइट्स म्हणतात। ये सभी चीज, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बराबर है। कंप्यूटर का प्रोग्राम कोई भी कॉपी नहीं करेगा। बहुत बार इलीगल टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इलीगल है वो। लीगल पेड करके होना, इलीगल है तो आपके केस हो सकती है आप पर। तो ये सभी चीजें का कॉपी करने का अधिकार, इसको बोलते हैं अपन कॉपीराइट्स। पेटेंट राइट अलग आहे। तुला काही प्रॉब्लेम भैया? नक्की प्रॉब्लेम असेल तर मला विचारू शकतो। हां, तू हात खाली कर, व्यवस्थित बैस, गडबड करू नको। पेटेंट राइट सांगतो तू? नहीं। कंपनी, सुनो, कंपनी में मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कंपनी में जो इंजीनियर लोग होते हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो कंपनी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसमें जो डिज़ाइन बनता है, देखो एक्टिवा बहुत चल गई, पता है आपको? एक्टिवा चल गई तब पुराने मॉडल जो दूसरे थे वो भी मार खा गए। उसके पहले हीरो होंडा भी चल रही थी, बाद में हीरो अलग हो गए, होंडा अलग हो गए, 2 लोग। इनका डिजाइनिंग जो था, जिसने बनाया, तो कंपनी ने उसको पेटेंट्स दिया, उसको ज्यादा पैसे दिए वो इंजीनियर को। एक जमाने में फियाट आती थी 4 व्हीलर में, फियाट का डिजाइन बहुत चला था। जिसके घर पे फियाट, स्टैंडर्ड आदमी। उसके पहले बजाज कंपनी ने स्कूटर, बजाज का आपने देखा होगा तो पता नहीं, बजाज में सुपर, प्रिया, कब ऐसे टाइप्स आते थे। तो जब आप लोग वो बजाज के लिए, स्कूटर के लिए नंबर लगाते थे, यानी रजिस्ट्रेशन करते थे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद गाड़ी मिलती थी, इतना डिमांड था। तो ये पेटेंट्स जिन्होंने रिसर्च किया, जिनका डिजाइन चल गया, उनके नाम से पेटेंट का सर्टिफिकेट होता है। उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। पढ़ेंगे अभी अपन। द लीगल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक, यूज और सेल अ प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन। जिसने उसको ढूंढा है वही यूज करेगा। द डॉक्यूमेंट दैट शोज दिस इज योर राइट। कंपनी में पेटेंट राइट का सर्टिफिकेट जिसके नाम से है, वही आदमी उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो ये एसेट है उसकी भी, पेटेंट राइट। सैलरी अलग मिलेगी, इसके पैसे अलग मिलते हैं। आगे चलते हैं, मराठी में पढ़ने के लिए, हिंदी में भी है। किसी वस्तु का उत्पादन करने का या बेचने का केवल एक व्यक्ति का अधिकार। मैम आप भी ध्यान दीजिए, आपके पास में मोबाइल है, कुछ चल रहा है आपका, प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करो प्लीज। हाँ, या तो मैं ये पढ़ाना बंद कर दूँ, आप मेरे दोनों में से एक चीज बोल दो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप मोबाइल में नीचे देख रहे। हाँ,
प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। हिंदी में पढ़ेंगे, सब पढ़ो। किसी वस्तु का उत्पादन करने का या बेचणे का केवळ एक व्यक्ती का अधिकार। एखाद्या गोष्टीचा उत्पादन किंवा विक्री करण्याचा राईट त्याला पेटेंट राइट असं म्हणतात। ये दोनों तीनों वर्ड्स जब वापस आएंगे फिर से एक्सप्लेन होंगे विथ एग्जाम्पल्स, तब समझ में आएगा। आगे चलते। ट्रेडमार्क सिंबल होता है, स्टैम्प सिक्का असतो कंपनीचा एक। आप लोग टीवी पे ऐड देखते हो, हर कंपनी का सिंबल अलग होता है, पता है आपको? उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। वो सिंबल देखते ही आप बोलते हैं कौन से कंपनी की ऐड चल रही है, तो वो कंपनी की एसेट है, प्रॉपर्टी है। पढ़ेंगे आगे। अ स्पेशल, मेरे साथ पढ़ेंगे आप, स्टार्ट। अ स्पेशल सिंबल, ब्रांड, डिजाइन और नेम that a company puts on its products and that cannot be used by any other company। तुम्हारी कंपनी का सिंबल दूसरा कोई यूज करने वाला नहीं। अभी हमारे टायर है, टायर देखते हो, आदमी देखते, बराबर है, सिंबल है, दूसरी कंपनी नहीं यूज करेंगी। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, पेटेंट राइट का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, गवर्नमेंट के पास में पैसे भरकर, फीस भरकर रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा इसका यूज कर नहीं सकता। अपने व्यवसाय का विशेष चिन्ह या व्यापार चिन्ह, सिंबल, तुमच्या व्यवसायाचं चिन्ह। अर्थ कळतोय राजांनो? कोणालाही राग यायला नको, तुम्ही लक्षात घ्या, हे किरकोळ गोष्टी आहेत, पण तुम्हाला हे बारीक अगदी व्यवस्थित डिटेलमध्ये कळलं तर तुम्हाला भविष्यात कामा येईल। माझं काय नाही, मी शिकवणार, पुढे चालला जाणार, पण हे लागेल आपल्याला। फायनल अकाउंटमध्ये हे आयटम आल्यावर हा आयटम याच ठिकाणी का येतो, माझं बोललेलं ऐका। अकाउंटमध्ये काहीच पाठ करायचं नाही। कुछ टीचर बोलते ये लर्न करके लाओ, अमुक लर्न करना गलत है, पाठांतर लागणार नहीं। हर आइटम, हर चीज उसका मीनिंग है, वो वहां क्यों आता है ये भी है, ये सब चीजें वहां पर है, और वो बेसिक आपको आने को ना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे आप? पूरा मैं फुल बेसिक बोल रहा हूं, तब समझ में आएगा, ऊपर के ऊपर नहीं, ऐसा मत करो। कंसेप्ट पूरा क्लियर करना जरूरी है अपने को। मैंने एक बार बताया मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं होगा, मुझे वो भी पता है, आप लोगों को भी पता है। वापस जब जब ये वर्ड्स आएंगे ना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब तक आप घर पे एक बार नहीं लिखेंगे, देखेंगे, तब तक ये होने वाला नहीं। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक टॉपिक है। 10 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 मार्क का फॉर्मेट आएगा, 17 मार्क्स का आता है इस पर उसको। बिल रिसीवेबल, थोड़ा सा याद ध्यान दो अंग्रेजी पे। रिसीवेबल, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। रिसीवेबल म्हणजे मिलणार है, मिलने वाला है, बिल के पैसे मिलने वाला है। अभी बिल आप बोलेंगे सर सेल बिल, परचेज बिल, नॉट। 11वीं में हम लोग यही बोलते, बिल के पैसे मिलने वाले है एसेट, बिल के पैसे देने वाले है लाइबिलिटी। देख लो दोनों आइटम बराबर है, एसेट लाइबिलिटी बराबर है, लेकिन ये बिल रिसीवेबल, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आएगा तब डिटेल में एक्सप्लेन होगा, लेकिन मैं अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीज। सपोज भैया आपका नाम बताएंगे? हाँ, परम, वेरी गुड। मैंने परम को माल बेचा उधार, एग्जाम्पल समझ में आ रहा? परम को मैंने 25,000 का माल बेचा। परम ने बोला सर मैं 3 महीने के बाद में पैसे दूंगा। व्यवस्थित समझ लो, 1 लाख रुपए पकड़ते अपन, 25,000 की जगह 1 लाख का माल बेचा। परम अच्छा आदमी है, 1 लाख रुपए मुझे देगा। मैं परम को पहचानता था, साइली मैडम ने बोला दे दो, 1 लाख रुपए का माल दिया। परम कब पैसे देने वाला है मुझे? 3 महीने बाद। हाँ, कंसेप्ट नीट सुनो। मैंने एक पेपर तैयार किया, कागज, उस पर लिखा, मेरा नाम लिखा, परम का लिखा, और मैंने ये लिखा कि परम से मुझे 3 महीने के बाद
1,00,000 रुपए मिलने वाले हैं और परम इसको एग्री है। नीचे हमारी दोनों की साइन है, मेरी भी और परम की भी। मैंने जो लेटर तैयार किया, जो पेपर तैयार किया, वो पेपर को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। मराठी में उसको हुंडी बोलते। जितनी बैंक का चल रही ना, 50% बैंक का इनकम ये बिल ऑफ एक्सचेंज के डिस्काउंट पर है। मैं परम का ही एग्जाम्पल आगे रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बार। मैंने परम को माल बेचा, मैंने पेपर तैयार किए, परम ने साइन किया, मैंने भी साइन किया, मैंने वो पेपर परम से ले लिया। परम को पता है कब पैसे देने वाला है, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन मुझे अब भी आज पेपर आया और कल मॉर्निंग में मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं वो पेपर लेकर बैंक में जाऊंगा, मेरी बैंक में। अब मेरी बैंक तेरी बैंक क्या है? जो बैंक में अपना अकाउंट होता है, जो बैंक आपको पहचानती है, जो बैंक को आपका हिसाब पूरा मालूम है, हिसाब, फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज अवर बैंक। अंडरस्टैंड? मैं सपोज मेरी HDFC बैंक है, परम की स्टेट बैंक। मैं HDFC में गया, मैंने 1,00,000 रुपए का बिल बैंक को दे दिया, बैंक से मैं पैसे ले सकता हूं। ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक को बिल भेज दिया मैंने, परम का बिल 1,00,000 का बिल बैंक को दे दिया, बैंक ने मुझे पैसे दिया, अभी 1,00,000 का हिसाब दे दिया। लेकिन सुनो, बैंक 1,00,000 नहीं देगी, क्योंकि बैंक को पता है परम कब पैसे देने वाला है, 3 महीने बाद। ऐसा समझो मेरे हाथ में ये बिल है, मैंने बैंक को दे दिया, भेज दिया। बैंक ने मेरे को 90,000 रुपए दिए, 10,000 डिस्काउंट काट लिया। बैंक ने बैंक का प्रॉफिट कम कर दिया, डिडक्ट कर दिया। समझ में आ गया आपको? आफ्टर 3 मंथ्स बैंक वाला किसके घर जाएगा? मेरे घर या परम के घर? क्या साइली मैडम तरफ पैसे लेने? कहां जाएगा? बैंक वाला पैसे लेने कागज लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके किसके घर पे जाएगा? परम के घर। शाबाश, पेपर एक ही है। वो पेपर को मैं बोल रहा हूं बिल रिसीवेबल, मुझे पैसे मिलने वाले हैं। परम बोल रहा बिल पेएबल। चीज एक ही है। जैसा शादी होती है तो जो लड़की है, लड़की वाले बोलते कि मेरी बेटी ससुराल गई, ससुराल वाले बोलते मेरी बहू घर पे आ गई। लड़की तो एक ही है। एक ने बेटी बोला, एक ने बहू बोला, समझ लो आप। एक ने बोला रिसीवेबल, एक ने बोला पेएबल, बिल एक ही है। अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं जो लगने वाली है। मैंने बोला बिल रिसीवेबल 1,00,000 का मेरे पास में है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं एसेट को लिखूंगा। परम दादा बोलेंगे मेरा बिल पेएबल है, वो लायबिलिटी में लिखेंगा। थोडा डिफरन्स समझ में आ रहा है? एकाची ॲसेट ती दुसऱ्याची लायबिलिटी. बघा फार महत्वाचं आहे. हे पुन्हा एक्सप्लेन होईल तो टॉपिक सुरू होताना. मी कुठले एक्सप्लेनेशन सोडणार नाही राजांनो. अतिशय डिटेल लागेल तेव्हा तुम्हाला टॉपिक लक्षात येईल आणि प्रत्येक टॉपिक तुम्ही जोरदार सोडवणार. तुमचा इंटरेस्ट अजून वाढेल. माझा पहिला लेक्चर आहे. तुम्ही पहिल्यांदा समोर बसलेले आहेत, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामुळे थोडी अटॅचमेंट व्हायला वेळ लागू शकतो, लागणार नाही असं नाही आहे. कळतंय प्रत्येकाला? हाँ, थोड़ा बार भी समझ में आ रहा है, 10%, 20%, तो भी बहुत है. ठीक है. अभी बिल रिसीवेबल का मीनिंग पढ़ेंगे अपन. मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज पढ़ो. डॉक्यूमेंट साइन बाय कस्टमर फॉर गारंटी ऑफ पेमेंट विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड. पर हमने साइन किया ना कि मैं 3 महीने में पैसे देने वाला हूं. हुंडीचे गिरायकाकडून मिळणारे पैसे. बिल डॉक्यूमेंट साइन बाय अस टू सेलर
साइन बाय अस मतलब परम बोल रहा अभी, हा, साइन बाय परम टू सेलर फॉर गॅरंटी ऑफ पेमेंट विद इन प्रिस्क्राइब. हुंडीचे व्यापारी देने, देना, बिजनेस के पैसे जो देने पड़ेंगे. थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा. कागज एकच, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, सेम पेपर, उसको ही बोलते बिल ऑफ एक्सचेंज. ये कंसेप्ट सब जगह रिपीट नहीं करते लोग, क्योंकि इतनी समझानी पड़ती तब वो समझता है. सिर्फ बोलते एसेट है और लायबिलिटी है. आगे चलते. बैंक लोन, बिजनेस चलाना है ना. सपोज आपने घर से 10 लाख लाए, हो सके आपको बैंक से 20 लाख लोन भी लेना पड़े, देना है. बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक ॲट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. बँकेतून घेतलेले कर्ज. नाराज मत होइए, मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. शांति से. ऑनलाइन वालों को भी सुनाई आ रहा है. 11th में होना था, नहीं मालूम. सुनो, बैंक लोन आपने आपके प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लिया. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आपकी उम्र और प्रोजेक्ट देख के बैंक लोन सैंक्शन होता है. आगे चल के आप भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाते, प्रोजेक्ट का आप कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं. कॉमर्स वाले लोग हैं, आप ध्यान रहे, आपका सीखा हुआ कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि काम में नहीं आया. जब तक आप पढ़ेंगे कॉमर्स में 100% काम आएगा, मेरा वर्ड याद रखो. बैंक से लोन लिया 5 साल, 10 साल, 15 साल, यानी ज्यादा पीरियड के लिए. जनरली बैंक लोन कब देती है? आपकी ॲसेट मॉर्गेज करने के बाद. तुमच्याकडनं ॲसेट बैंक तारण ठेवते, हायपोथिकेट करते, गाण ठेवते. बैंक को आप एसेट लिख देते हो. समझ में आ रहा? आपके पास में बिल्डिंग है, 20 लाख की बिल्डिंग, 10 लाख लोन मना बैंक ने दे दिया, बिल्डिंग मॉर्गेज हो गई. लॉन्ग टर्म लोन, समझ में आया? बैंक लोन. बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्पररी रहता है. टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट. आपका बैंक में अकाउंट चल रहा, करंट अकाउंट, अकाउंट के भी टाइप्स बताऊंगा. सेविंग अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है, लोन में भी टाइप्स है, सेविंग में टाइप्स है. बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है. फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, वो भी आएगा अभी, वो भी मैं डिटेल में इस पे ही बताऊंगा, है अपने पास. 12 महीने में आपको कर्जा वापस करना है. टेम्पररी लोन फॉर मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट नहीं देते, त्याला म्हणतात बँक ओवरड्राफ्ट. तात्पुरतं कर्ज बँकेकडनं. दोनों पढ़ेंगे अपन अभी. हाँ, क्लियर हो रहा ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा? शाबाश. चलो बैंक लोन पढ़ेंगे, इसको भी बोलते हैं अपन अभी बैंक. ये भी बोलेंगे बैंक. उधर उधर दिख रहा, ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है बराबर? हाँ बोलो. बैंक लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक एट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. कर्ज. बोलने से अकाउंट जल्दी आएगा. मेरा 38 इयर्स का एक्सपीरियंस और ध्यान में रखो. बहुत स्टूडेंट हाथ के नीचे से गए. पुणे में कम से कम 7 से 8 हज़ार लड़कियां मेरी स्टूडेंट्स है जो जॉब करती है. 50 चार्टर्ड है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. मेरे सिटी में अलग है. बहुत सारा तजुर्बा है, वो पकड़ के आगे चल रहा हूँ. थोड़ा साइली मैडम से रिलेशन आपके हिसाब से भी अच्छे व्यवस्थित है. अपन अच्छा पढ़ेंगे राजा, ध्यान में रखो. मैं गारंटी के साथ पहले लेक्चर में बोल रहा हूँ आपको कि इतना डिटेल आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज नहीं समझ रही. डिफिकल्टी 99% आपके सामने आने वाली नहीं.
मैं इतना पढ़ाने पे ध्यान रखूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उल्टा आप लोग डिफिकल्टी मेरे पास लाएंगे, आई विल बी हैप्पी, लेकिन इतनी ताकत लगाऊंगा कि आपको पूरा आने को होना। जैसा ड्राइविंग बताया, आपको यदि पूरा ड्राइविंग आ रहा तो कोई जरूरत नहीं किसको पूछने की, बराबर कि नहीं? ये समझ में ले लो। तो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो नीचे वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक फॉर अ मॅक्झिमम पिरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग इयर, दॅट इज बँकेकडून कमी कालावधीकरता घेतलेलं कर्ज, बराबर है। कैश क्रेडिट अलग आता, और ये धीरे धीरे वर्ड्स आएंगे राजा। आपने कुछ वर्ड सुने हैं, लेकिन वो सुने हैं अकाउंट के हिसाब से होना। तुम्हाला कळतंय थोडा थोडा फरक? हाँ, सुनीता मैडम लक्षात येते? टेंशन मध्ये नाही ना? इजी रिलैक्स, सब लोगों ने रिलैक्स होना। साथ में अपन, मैं तुम्हारे एज का होके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ में वैसा ही घुल मिल के रहूँगा। आप ये बारे में टेंशन नहीं लेने का, और बिल्कुल नहीं शर्माना। अपन पढ़ने के लिए बैठे, आप लोग पूरा ध्यान में रखना कि 100% समझ में आए। हो सके आज नहीं टर्म क्लियर हुई, कल होंगी, परसों होंगे, वापस ये वर्ड आएंगे तब होंगी, लेकिन 100% होगी। फिर मैं आपको जैसा होमवर्क बोलते दूसरे जो बोलते छुड़ाने का, बराबर आएगा। आप लोगों की इतनी ताकत बढ़ा दूंगा मैं कि आप दूसरे को बता सकेंगे कि ये कहाँ आता है। 10 लोग तुम्हारे साथ कॉलेज में खड़े होंगे तो अपना स्टूडेंट कौन है ये पहचान, अपनी पहचान बनेगी वहाँ पे कि ये न्याति सर का स्टूडेंट है, साहिली मैडम का स्टूडेंट है, सक्सेस मंत्र का स्टूडेंट है। समझ में आ गए? अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई लेना नहीं बेटा, जो लोग अपन साथ में जुड़ रहे हैं वो लोग इंपॉर्टेंट है। दिस इज आवर फैमिली, अपनी फैमिली 12th की, कभी भी अपन अपनी फैमिली को लेके चलेंगे साथ में, ठीक है? आगे चलते अभी, मुझे ऐसा रुकने का है, आप बोलेंगे तो 6:40 हुए, क्या आगे चलो थोड़ा? बोलो ना, आप बोलेंगे वैसा थोड़ा सा, 5 मिनट चलता है, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट का हो गया, इंटरेस्ट बताया, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस अभी अपन ने 11th में देखा था, फिर से अभी है वो, इसके बगैर होगा ही नहीं। 11th में यदि ध्यान नहीं दिया होगा, अभी ये वर्ड्स लगेंगे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, बताया मैंने आपको। बैंक से लोन लिया तो ज्यादा पैसे परत करना है, वापस करना है। जितने ज्यादा पैसे वापस करेंगे उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। बैंक में एफडी रखा, पर्सनल आदमी को पैसा दिया, उससे ज्यादा पैसा लिया, बैंक से लिया, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। दिया तो इंटरेस्ट पेड, पेड यानी खर्चा, रिसीव्ड यानी इनकम। इंटरेस्ट एक ही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज एक था ना, इंटरेस्ट एक है। दिया तो खर्चा, मिला तो इनकम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेसिक के हिसाब से। आगे चलते, ऑडिट फी, रेम्युनरेशन पेड टू ऑडिटर, ऑडिटरला दिलेली फी, ऑडिट फी। लीगल चार्जेस, लीगल फी का अर्थ एक ही हो गया, लीगल एडवाइजर को जो पैसे दिए आपने, बराबर है? पढ़ेंगे, साथ में पढ़ो, स्टार्ट। लीगल चार्जेस और कन्सल्टेशन फीज ऑफ लीगल ॲडवायझर, कायदेशीर कामासाठी केलेला खर्च किंवा वकिलाची फी। कन्सेप्ट क्लिअर होतोय थोडा थोडा? तुम्हाला माहित नसेल राजांनो, बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे सांगता येत नाही ऑडिट फी, लीगल फी काय। 12th में फाइनल अकाउंट टॉपिक खत्म हो जाता, आप देख लेना, आपके जो भी दोस्त रहेंगे ना, आपने, मैं अभी नहीं बोलता, टॉपिक होने के बाद में मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज भी आप अपने दोस्तों को पूछना कि जो दूसरी जगह पे है उनको कितना उसका मीनिंग मालूम है, कितने लोग बैठते हैं, कितना समझ में आता है, कितना % समझ में आता है, ये जरूरी है। सबको ज्यादा से ज्यादा है, अपनी कोशिश रहेगी, ठीक है? आगे, रॉयल्टी एक नया वर्ड है आपके लिए जो 11th में नहीं था। रॉयल्टी रेम्युनरेशन पेड टू ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्रोडक्शन पर्पज, उत्पादनाकरता मालमत्ता वापराबद्दल दिलेलं मानधन। सुनो, रॉयल्टी किसको बोलते? मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा कोल माइंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुझे एक्सपेक्टेशन है बेटा आपसे, महाराष्ट्र में के,
कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोल माइंस है? सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट है, श्रीमंत डिस्ट्रिक्ट है। तो नाही, मुंबईला कोल माइन नहीं राजा। प्लीज बोलो यार, ऐसा मत, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का जवाब सही आ गया तो। बोला ना, सांगा, बोलू ना, कारण आपण आपले बसले, गलत होगा तो क्या है उसमें, बराबर है। आपने को किसको बताना है वीडियो? नहीं, अपन पढ़ रहे अपना, उसके लिए चालू आहे सब। बोलता बोल, तुला काहीतरी सांगायचं आहे, डिस्ट्रिक्टचं नाव सांग ना, तुला जे वाटतंय ते सांग, कदाचित बरोबर येईल। अरे ये ज्योग्राफी में वगैरह हो चुका है 7th 8th में, मैंने नया नहीं पूछा आपको कुछ। पूना डिस्ट्रिक्ट में तो पक्का नहीं है, बोलो यार। देखो मुझे खुशी हो जाएगी, आज पहला दिन है, आई विल बी रियली हैप्पी। बोलो ना प्लीज। बोला ताई, सांगा, ऐसा मत करो। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी कोल माइंस है, मैंने देखी है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोल माइन है, आपको विश्वास नहीं आएगा। आपके ये 4-5 पेट इकट्ठा कर लो, उसमें 500-400 डंपर फिर घूमते हैं, कोलसा निकालने का और बेचने का। वो जो कोल माइन का ओनर है, सपोज परम ओनर है, तो इसको जिसने कोल माइन रेंट से लिया वो साल के पैसे देगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी मानधन कि हम कोलसा निकाल के ले जाएंगे। बाद में ऑथर लोग किताब लिखते, हम लोग किताब लिखते, पब्लिशर करता है, निराली प्रकाशन, नरेंद्र प्रकाशन, प्रगति पब्लिकेशन, ये लोग प्रकाशित करते हैं, तो हमको रॉयल्टी मिलती है लिखने के बदले में। इतना काय को, सिंगर लोग गाना गाते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है, एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, रॉयल्टी मिलती है, पिक्चर हिट होने के बाद में एक्स्ट्रा रॉयल्टी मिलती, बराबर है। अरे रॉयल्टी क्यों मिलती है? पिक्चर का प्रोडक्शन हुआ, गाना गाया, गाने का प्रोडक्शन हुआ, किताब लिखा, किताब का प्रोडक्शन हुआ, समझ में आ गया? तो रॉयल्टी ये प्रोडक्शन का खर्चा है, सेलिंग का नहीं, प्रोडक्शन का। क्योंकि आगे चलकर अपने को ट्रेडिंग अकाउंट देखने का है कल के इसमें। रॉयल्टी ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, मॅन्युफॅक्चरिंग का खर्च आहे, उत्पादनाचा खर्च आहे। अर्थ कळतोय तुम्हाला? ओके, चलो अपन यहाँ रुक जाएंगे। अभी यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम, मुझे स्टॉप का नहीं, उस पर नहीं जाता आएगा। एक मिनट, आप लोग रुकेंगे 2 मिनट के लिए, कोई है उनका नहीं ना? स्टॉप, नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। फोन पे आ गए, मैम का फोन एंगेज आ रहा।